एमसीएक्स पर फिर से एक बार टेक्निकल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी एक्सचेंज की तरफ से जो जानकारी दी गई है, आज ट्रेडिंग की शुरुआत 9 बजे से नहीं हो पाई। पहले उनकी तरफ से अपडेट आया, एमसीएक्स की तरफ से अपडेट आया कि 10 बजे वो ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे। फिर 10 बजे भी ट्रेडिंग की शुरुआत नहीं हो पाई। फिर आगे उन्होंने अपडेट किया कि 11 बजे से वो ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जिस तरह की टेक्निकल दिक्कतें हैं उसे रिजॉल्व करने की, उसे सुलझाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद वो ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे। टीसीएस के प्लेटफॉर्म की शुरुआत जब हुई थी अक्टूबर मिड से 16 अक्टूबर से, तो लगा था कि चीज़ें यहाँ से स्मूथ हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी कई बार इस तरह की टेक्निकली दिक्कतें आई हैं। उससे लग रहा है कि पूरी तरह से स्मूथ होने में अभी भी एक्सचेंज को वक्त लग रहा है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा था कि कई बार अक्टूबर में जब शुरुआत हुई थी, नए सॉफ्टवेयर पर एमसीएक्स शिफ्ट हुआ था, उससे पहले भी काफ़ी दिक्कतें हुई थी। टीसीएस के सॉफ्टवेयर पर आने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा था, उनकी उस वजह से उन पर काफ़ी वित्तीय बोझ भी बढ़ा। 63 मून्स के कॉन्ट्रैक्ट को लगातार आगे की ओर बढ़ाया गया। अब 2023 के दिसंबर तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट था। इसके बाद अब उनके कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुके हैं, तो पूरी तरह से टीसीएस के ही कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भरता भी इनकी है। हालांकि टीसीएस की तरफ से 1 साल की वारंटी भी उनको दी गई है, जिनके मिनिमल कॉस्ट पे, तो डेफिनेटली ये उनके लिए एक फ़ायदे का सौदा मार्जिन के लिहाज से तो बेहतर ज़रूर दिख रहा है। लेकिन जो बार बार जो अगर इस तरह की दिक्कतें आती है तो इस पर सवाल तो ज़रूर खड़े होंगे। देखते हैं आगे किस तरह की दिक्कतें आती है, किस तरह की सफाई दी जाती है, क्या वजह थी कि ट्रेडिंग की शुरुआत देरी से हुई है, इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज जो दिन भर हम सरकारी कंपनी पर फोकस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं एनएचपीसी को अपने बुल वर्सेस बेयर सेगमेंट में। क्योंकि एनएचपीसी की अगर बात करें, हम दोनों साइड के फैक्टर्स आपके सामने रखेंगे। कुछ मंदी के तर्क होंगे और कुछ तेज़ी के भी तर्क आपके सामने रखेंगे। उसको देखते हुए आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि एनएचपीसी में आगे शेयर्स में क्या करना चाहिए, और फिर हमारे एक्सपर्ट भी उसमें मदद करेंगे। तो एनएचपीसी के अगर स्टॉक को देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा शेयर में। पिछले 1 महीने में 12% ही चल चुका है ये स्टॉक, और पिछले 1 साल में 100% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। अब तेज़ी के पीछे वजह क्या थी? इस कंपनी के पास अगर बात करें तो 7000 मेगावाट क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है, और भारत की कुल हाइड्रो पावर क्षमता का अगर देखेंगे तो 15% केवल एनएचपीसी के पास ही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सरकार जिस तरीके से लगातार ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है, उसमें एनएचपीसी एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि कंपनी हाइड्रो पावर में तो है ही, लेकिन कि बाकी पूरा जो पोर्टफोलियो है, 100% पोर्टफोलियो है, वो ग्रीन पोर्टफोलियो ही है। अब धीरे धीरे कंपनी सोलर और विंड में भी अपना क्षमता विस्तार कर रही है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में कंपनी का ओएफएस भी आया, जिसके बाद हमने शेयर में शानदार तेजी भी देखी थी। इस ओएफएस को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें कि सरकार ने ओएफएस के जरिए 3.5% हिस्सेदारी बेची। इस ओएफएस की खबर के चलते भी हमने देखा कि स्टॉक में तेजी दिखी है। अब ये तो कुछ तेजी के तर्क हुए। अब अगर मंदी के तर्क की बात करें तो तीसरे तिमाही के नतीजों ने कुछ निराश किया है, जिसके बाद हमने शेयर में गिरावट भी देखी। मुनाफा 19% गिरा, और इसके पीछे की वजह ये थी कि इंसेंटिव कमज़ोर थे, जनरेशन में कमी देखने को मिली, और खर्च भी बढ़े कंपनी के, जिसकी वजह से हमने नतीजों में कमज़ोरी देखी। इसके अलावा कंपनी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में शटडाउन भी देखने को मिला। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी देरी हो रही है, जिसमें कि सुबनसिरी लोअर और पार्वती 2 जो कि इनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनके भी कमीशनिंग में देरी हो रही है, और अब वो टल चुके हैं, और माना जा रहा है कि FY25 तक इनकी कमीशनिंग शुरू होगी, जिसकी वजह से कंपनी की काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स थे, उसमें देरी हो रही है। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज़ नतीजों के बाद कुछ ब्रोकरेज की तरफ से डाउनग्रेड भी आए हैं, और कोटक सिक्योरिटीज़ ने रेटिंग ऐड से घटाकर बिकवाली की दी है तीसरे तिमाही के नतीजों के बाद। तो ये कुछ मंदी और तेजी के तर्क हमने आपके सामने रखे एनएचपीसी से जुड़े। ठीक है, कोशिश करेंगे हम हर एक घंटे में एक ना कि एक ऐसा स्टॉक लेके आए जिसके बारे में हम थोड़ा पता करते रहें कि इन शेयर्स के अंदर करना क्या है, ताकि दोनों तर्क सर रहें। ऐसा नहीं हो कि हम एक तरफा हो जाएं, बियर्स ही हो जाएं, बुल्स ही हो जाएं। आपको पता होना चाहिए कि रैशनैलिटी क्या है, और उसके बाद उस पर आपको जरा रिकमेंडेशन भी मिल जाएगी। कपिल, आप जरा एनएचपीसी को चेक कीजिए, अभी 2% ही नीचे है, 2-3 दिन में काफ़ी टूट चुका है। फंडामेंटली रीजंस हमने सब सामने रख दिए, प्लेट्स चलती रहेगी। अब हमको टेक्निकली चेक करके बता दीजिए क्या करना चाहिए। आज वैशाली ने हमको ऑलरेडी प्लस करने के लिए बोला, इसमें 92 का टारगेट है, 75 को उन्होंने स्टॉप लॉस दिया था। जरा आप भी बता दीजिए।
देखिए, मेरा अप्रोच क्या होता है कि जभी भी आपकी कोई बेयर कैंडल बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल जहाँ पे आपके 6 से 7% 8% की डिक्लाइनिंग मोमेंटम एक ही दिन में आ जाती है, तो नॉर्मली ऑन अ कमिंग डे वहाँ पे कुछ डेड कैट बाउंसेस भी हो सकते हैं। तो जो कैंडल का मिडल पॉइंट होता है ना, तो वहाँ तक मैं जो जो व्यू मेरा बनता है वो जो प्रीवियस ट्रेंड था वहां पे ही मैं रखता हूँ। तो लेट्स से 83 के लेवल पे है, तो अभी भी 87 के लेवल के नीचे जब तक सस्टेन करता है, जो कि मिड पॉइंट ऑफ द प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का एक रेड कैंडल का जो मिड पॉइंट है, तो उसके नीचे मैं उसको दबाव में ही मानूंगा। 87 के ऊपर जब भी जाएगा तभी कुछ अगर इसमें पॉजिटिव व्यू बनेगा, और उसके बाद में 95 के अपसाइड मोमेंटम है। तो थोड़ा सा कंडीशनल अप्रोच है। 86 87 के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू है इसका।